वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग इकोनॉमिक्स के मनी एंड क्रेडिट चैप्टर को दूसरे भाग को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, या यूँ कहें कि ये कंप्लीट चैप्टर होगा आपके लिए। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, होप सो। और फ्रेंड्स, अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि बैंक किन प्रिंसिपल्स या किन चीज़ों को देख करके हमें क्रेडिट देता है। फ्रेंड्स, एक डायग्राम आपके सामने देखिए। बैंक 5C क्रेडिट पॉलिसी पे चलता है। 5C क्रेडिट की जो एक पॉलिसी है, इस 5C का मतलब क्या होता है? पहले C का मतलब होता है कैरेक्टर। अब कैरेक्टर का मतलब ये है कि बैंक जान रहा है हम बैंक से गए लोन लेने के लिए, लेकिन बैंक को पता है कि हम लुटेरे हैं, चोर हैं, बदमाश हैं, हमारा कैरेक्टर अच्छा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बहुत दिक्कत होती है बैंक से अच्छा कैरेक्टर नहीं होने की वजह से लोन मिलने की। या यूँ कहें कि बैंक भी जब किसी व्यक्ति को लोन देती है तो उसके आस पड़ोस से उसका कैरेक्टर पता करती है, किस तरह का आदमी है, क्या बिहेवियर है। तो पहले C का मतलब है कैरेक्टर। दूसरा C है फ्रेंड्स कंडीशंस। कंडीशंस का मतलब ये है कि इसमें दो तरह कंडीशन हो सकता है। या तो ऐसा कंडीशन हो सकता है कि हमें पैसा नहीं मिला और हम मर जाएंगे, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, या अगर ये पैसा डूब गया तो हम दे नहीं पाएंगे। दोनों बातें। तो यहां पर इस कंडीशन में सिंपल तौर पे कि जैसे कि क्या क्या कंडीशंस बैंक हम पर लगा रही है, क्या हमारी रीपे कैपेसिटी, क्या हम अपनी उस इंटरेस्ट पर हमारी इनकम सुटेबल बैठ रही है, ऐसी तमाम चीज़ों पर बैंक डिस्कस करती है और हमारा प्रोफाइल चेक करती है। तीसरा फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, कैरेक्टर कंडीशन के बाद आ गई कैपेसिटी। अब मान लीजिए कि हम 10 रुपये कमाते हैं, एक महीने में हमारी इनकम 10 रुपये है और हम बैंक से गए 100 रुपये मांगने के लिए। तो बैंक सबसे पहले ये देखेगी कि ये बंदा 10 कमाता है, 10 में 8 तो खा जाता होगा, 2 रुपये इसके पास बचते होंगे, तो इसको उतना ही कर्ज दो कि जिसको हम 2 को अगर इंटू 12 करें, 12 महीने से मल्टीप्लाई करें तो हमारा पैसा आ जाए। तो बैंक हमेशा क्या करती है, जो आपकी मंथली इनकम होती है, तो उसको क्या करती है, एनुअली जोड़ लेती है। उसको अगर हम सरल भाषा में समझाएं तो कुछ इस तरह से होता है बच्चों कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसका नाम है A, वो महीने में कमाता है 10,000। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। यहां पे मैं आपको कैपेसिटी बता रहा हूं, कितना कमाया वो? 10,000, 10,000। नाउ दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1 ईयर, यानी कि 12 महीने। सिंपली इट विल बिकम 1,20,000 रुपीज। अब बैंक क्या कहेगी कि इसका 50% तू तो खाएगा, 1,20,000 का 50% तो उसकी जिंदगी जीने के लिए चली जाएगी। अब देखिए बैंक क्या करती है कि ये जो एनुअल इनकम होता है इसका 4 गुना, कितना? 4 गुना। ध्यान रखिएगा, 4 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम। ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 4,80,000 रुपीज। फंडा क्लियर है? यानी कि ये बंदा जो 10,000 रुपये महीने कमाता था, ये 4,80,000 ले सकता है, लेकिन बैंक ऐसा नहीं करेगी। पूछना है आपको क्यों? क्योंकि यहां बात आ रही है उसकी कैपेसिटी की। यहां ये जो 10,000 कमा करके 1,20,000 करता था, इसमें ये कुछ खाता पीता भी तो होगा, इंसान है, पाउडर फाक के तो जीता नहीं होगा, तो इसके कुछ अपने खर्चे भी होंगे। उन खर्चों में ये 50% निकल जाएगा। अब बैंक इस 1,20,000 को काउंट करेगी 60,000। कितना काउंट करेगी बच्चों? 60,000। एंड दिस 60,000 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4, इट विल बिकम 2,40,000। बड़ा सिंपल सा है। आपसे अगली बार कोई पूछे तो आप बड़े सिंपल से कह सकते हैं कि अगर तुम्हारी इनकम महीने की 10,000 है तो बैंक से तुम 2 से 2.5 लाख रुपया तक लोन ले सकते हो। 5 लाख का सोचना भी मत, क्योंकि आम आदमी क्या करता है बाबू कि वो ये वाला कैलकुलेट करता है, यार मेरी इतनी इनकम है तो बैंक को 4 टाइम्स देना चाहिए। वो बैंक से जाके बहस भी करेंगे कि सर हमने तो सुना है कि एनुअल इनकम का 4 टाइम्स आप लोन देते हैं। तो बैंक तुरंत कहेगी कि अरे बेवकूफ, एनुअल इनकम का अगर हम 4 टाइम देंगे तो खाते पीते नहीं हो क्या? वो पैसा वैसे ही छोड़ देते हो। जाहिर सी बात है, तुम नौकरी कर रहे हो तो कुछ खाने कमाने के लिए भी तो रखते होगे। तो बैंक आपकी इनकम का 50% सेफ रखती है आपके जीने के लिए, क्योंकि बैंक कभी ये नहीं चाहेगी कि हम जिसको लोन दिए वो हमारा उधार दे के मर जाए या दे ही ना पाए, बीच में उसको हार्ट अटैक आ जाए। तो बैंक भी आपको सेफ साइड में रख करके आपको सिर्फ उतने पैसा देना चाहती है जितनी आपकी कैपेसिटी हो। क्लियर है? नाउ कैपेसिटी के बाद आ जाता है कैपिटल बच्चों। कैपिटल का मतलब कि हमारे पास कितनी पूंजी है। मान लो यहाँ इस रूम में कोई आएगा, देखेगा यार 10-20 लाख आराम से, ठीक है। मैं गया, यार देख लो यार मेरा ये सेटअप है, 20 लाख चाहिए। बोले यार इतना तो बंदा लगा रखा है, उसको आराम से 20 लाख उठा के दे दो। एक बात कह रहे हैं, नॉर्मल है, बाकी लोग वीडियो में चर्चा करने लगे, 2 रुपये नहीं देगा कोई हमारा चेहरा देख के, वो अलग बात है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर
आपकी कैपिटल को देखा गया कि आपके पास कितनी लैंड है, कितनी बिल्डिंग है, क्या है, आपकी बैंक बैलेंस कैसी है। तो बैंक ये भी देखती है। तो बैंक ने सबसे पहले कैरेक्टर देखा, कैरेक्टर के बाद वो कंडीशंस अपनी समझाई कि बेटा अगर हमसे लोगे तो ये कंडीशन इतना इतना हम लेंगे। इसके बाद वो फिर आएगी आपकी औकात पर कि आपकी औकात है कि नहीं, कि आप उसकी कंडीशंस को फॉलो करते हैं। इस कंडीशंस को पार करने के लिए आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। जब आपकी कैपेसिटी है या नहीं है तो फिर भी आपने जिद किया कि नहीं यार दीजिए, मेरे पास कैपिटल है, हम कोलेट्रल देंगे आपको, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। यहाँ पर आपकी कैपेसिटी कम भी पड़ गई, लेकिन यहाँ आपने कैपिटल दिखा दिया कि नहीं मेरे पास कैपिटल है, मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बैंक आपकी कैपिटल दे दी। अगर 1% आपके पास कैपिटल में अगर उसको समझ में आए तो बैंक ने आपसे कोलेट्रल ले लिया, और इस कोलेट्रल को ही हम लोग कुल मिला करके गिरवी रखना कहते हैं। यहाँ पर हम लोग कोई चीज़ अपनी गिरवी रखते हैं, जैसे पुरानी फिल्मों में लाला मेरा घर छोड़ दे, मेरी बहू बारिश में भीग रही है, वगैरह वगैरह जो डायलॉग आपने देखा होगा फिल्मों में। अक्सर होता था खाना खाते वक्त 2 लाला आते थे, अमरीश पुरी बड़ा बढ़िया रोल किया करते थे, उसमें आते थे जो बाहर बूढ़ा बैठा रहता था उसको खटिया समेत फेंकते थे पहले, उसके बाद उसका किचन का चूल्हा बर्तन फेंकते थे, फिर 2 गुंडा अंदर मुड़ के घुसते थे, कपड़ा वपड़ा तोड़ करके उन सब उठा कर फेंक देते थे, घर खाली। तो वो बैंक आपसे नहीं करना चाहती। तो बैंक अपनी इस 5C में आपके कैरेक्टर, आपके कंडीशन, आपकी कैपेसिटी, आपका कैपिटल और आपका कोलेट्रल देख करके ही आपको लोन देती है। कुल मिलाकर के बैंक का 5C है बंदो। अगली बार भाइयों बहनों माताओं पिताओं जितने लोग मुझे देख रहे हैं मित्रों, आप लोग बैंक में जाने से पहले इस 5C की पॉलिसी को समझ लीजिएगा। इसको उम्मीद करते हैं कि एक शॉर्ट्स के भी तौर पे मैं आपके सामने ला करके रखूंगा कि बैंक की ये 5C में महत्वपूर्ण है कि बैंक जाने से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं और कैसे लोन लेते हैं, इस पर एक फर्दर मैं वीडियो भी बनाऊंगा। जीवन भर लोन ही लिए हम लोग। अब चलिए फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। फॉर्मल सेक्टर का मतलब एकदम बिल्कुल कायदा कानून नियम सब कुछ देखते हुए, सरकार के नियमों को मानते हुए, लोगों को समझते हुए जिस तरह की जो सेक्टर्स हैं उन्हें हम फॉर्मल सेक्टर बैंकिंग इन इंडिया कहते हैं। कुल मिलाकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक जिस हो गया, इंडियन बैंक हो चुका, यूनियन बैंक, तमाम जो बैंक्स हैं मित्रों ये फॉर्मल सेक्टर ऑफ बैंकिंग है। यहाँ पर cheap and affordable credit is crucial for the country's development. The various types of loan can be grouped as formal sector loans. अब देखिए किसी भी देश में एक तरफ आदमी कहता है कर्ज लेना नहीं चाहते हैं, जबकि उसको पता होना चाहिए कि उस जिस देश में रह रहा है उस देश पे ही कर्ज है। जितना सस्ता हमें वर्ल्ड बैंक कर्ज देती है, जितने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वर्ल्ड बैंक हमें पैसा देती है, उतना ही ज्यादा हम अपने देश का विकास कर पाते। मान लो कोविड आया, हमारे देश में लाखों हजारों लोग मर गए, हमारी इकोनॉमी क्षतिग्रस्त हुई। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास उतना फंड नहीं है तो वो वर्ल्ड बैंक से गए। वर्ल्ड बैंक ने इस पेंडेमिक को देख के कहा कैसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप अभी आपका देश जो है काफ़ी परेशान है, 1 साल के लिए आपको इंटरेस्ट हम नहीं लेंगे, 0% इंटरेस्ट पे 1 साल के लिए हम दे रहे हैं। अगर आप 1 साल में, ये होता है तब जब 2 देशों के बीच में संबंध अच्छा होता है। सपोज बच्चों बड़ा क्लियर सा बात है कि अगर आप मुझे पहचानते हो, आप मुझे जानते हो और मैंने कहा मैं परेशान हूँ, तो आप मुझसे कंडीशंस के साथ तो पैसे नहीं दो। आप कहोगे कि ठीक है यार आप जब सही हो जाना तो दे देना। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप एक ऑफिशियल बैंकर हो और मैं यही काम लेकर के बैंक में जाऊं तो बैंक मुझे जब भी देगा तो एक कागज पत्र लेने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन के बाद एकदम चीप लोन देगा जिसको मैं आराम से भर सकूं और जी सकूं। ये हो गया फॉर्मल सेक्टर। दीज आर द लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। The Reserve Bank of India supervises the functioning of formal sources of loans. Bank have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom and what interest rate. यानी कि इसका एकदम सिंपल सा क्लियर फंडा है बच्चों कि अगर हम लोग लोन लेने जाते हैं बैंक में तो इस पूरी चीज पे नजर रहती है RBI की, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। वो बैंक से कहती है तुमने लोन क्यों दिया, किसको दिया और कितना % इंटरेस्ट लिया। कहीं तुमने उसके साथ कुछ ऐसा तो नहीं किया कि जिसकी वजह से वह मजबूरी में परेशानी में आ जाए। क्या तुमने उसकी इनकम देखी, क्या तुमने उसका कैपिटल देखा, क्या तुमने उसका कैरेक्टर देखा, क्या तुमने उसकी क्रेडिट स्कोर को चेक किया, सिबिल जिसे हम कहते हैं, क्या ये तमाम चीज़ें करने के बाद ही तुमने उसे दिया। तो ये बैंक अपनी रिपोर्ट बना करके भेजती है RBI को, RBI संतुष्ट होती है और इस तरह से उस बैंक का एक अच्छा खासा नाम RBI की नज़र में बढ़ता है कि ये बैंक अच्छे लोन्स करती है, अच्छे लोगों को लोन करती है। फ्रेंड्स ये हो गया। अच्छा अब चल दीजिए इनफॉर्मल सेक्टर में भरा पड़ा हमारा शहर इनफॉर्मल सेक्टर के लोगों से। इसमें हम लोग आगे
स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ के जरिए सारा कुछ बताया जा सकता है। सिंपली अगर 100% फिनेंशियल एक्टिविटीज के देश में बात करें तो सिर्फ इसमें 25% कॉमर्शियल बैंक है, यानी कि वो जो नॉर्मल हम जिसे बैंक कहते हैं ये 25%, यानी कि 75% से ज्यादा इनफॉर्मल सेक्टर भरा पड़ा है देश में। 75% से ज़्यादा अनएथिकल तरीके से ही लोग देते। अब जैसे मान लीजिए मैं परेशान हूँ, मुझे खांसी आई, सिरप चाहिए था, रिश्तेदार के पास गए, खांसते हुए पहुँच गए, उनसे 100 रुपया ले लिए, फिर किसी के पास और खांसते पहुँच गए, फिर 100 रुपया ले लिए, फिर खांसते पहुँचे, खांसत खांसत मतलब 1000 रुपये इकट्ठा कर लिए। ये भी एक तरह का लोन ही है, एक तरह का कर्ज ही है, क्रेडिट ही है। हमारे इंडिया में इस तरह के पैसे लेन देन को हम लोग कहते हैं इमोशनल वे ऑफ टेकिंग मनी, ठीक है। हालांकि कभी कभी प्रैक्टिकलिटी भी होती है। दूसरा चीज़ है, अब दूसरा आपने शहरों में देखे होगा, एक छोटा सा बच्चा हाथ में सर्टिफिकेट ले लेगा, मेरी माँ को कैंसर है, पिताजी बचपन में ही मर गए। पिताजी बचपन में कैसे मर सकते हैं, तू कैसे पैदा हुआ, ये भी एक क्वेश्चन। ऐसा कुछ अंड बंड लिख लेंगे, मैं 12वीं में पढ़ता हूँ, मैंने पढ़ाई 10वीं में छोड़ दी थी, कृपया करके मुझे लोन दे दे। अब वो 10-20 रुपया कलेक्ट करता है, पढ़ता 12वीं में हूँ, अब पढ़ाई 10वीं में छोड़ दिया था, और पिताजी बचपन में मर गए। किसके बचपन में, खुद के बचपन में कि उसके बचपन में? ये सब इमोशनल तरीका है। ट्रेन में गाना वाना गाना, हारमोनियम किसी के सर पे मार देना, कहीं बैठ जाना, तबला बजा देना, रानू मंडल जैसा कहीं गाना गाने लगना, ये सब तरीका है इमोशनल तरीके से पैसा लेना। आइए अब इसमें आ जाते हैं हमारे रिलेटिव एंड फ्रेंड। सबसे बढ़िया आदमी इस सेक्टर में ये 7% लोग हैं, मतलब 100 में 7 रुपये का कर्जा तो हमको इनसे मिल ही जाएगा। 7 अदर्स भी होते हैं, फ्रेंड के फ्रेंड होते हैं, उनको भी आदमी चाप देता है, भैया देखिए बहुत गरीबी में चल रहे हैं, खानदान गिरवी है हमारा, कुछ आप भी दे दीजिए। 7-7 14% निकल गए, ठीक। अच्छा, अब 3% जो है छोटे मोटे दुकानदार से गए, कुछ उधार ले लिए। तो ये देखिए, ये आदमी जो नॉर्मल लाइफ में जो कर्ज का सिस्टम है, इनफॉर्मल सेक्टर कैसे बूम कर रहा है वो देखिए। अब आ जाइए यहाँ, ये 30% भरे पड़े, मतलब जितना बैंक नहीं है, एक गली में अगर एक बैंक है तो उसी गली में 4 सूदखोर है। सूदखोर का मतलब मनी लेंडर्स है, जो सूद पे पैसे कमाते हैं। 1 लाख का 1 साल में 2.5 लाख बना देते हैं, 2, 4, 10, 20, 50% ब्याज ले लेते हैं। इतना ब्याज ले लेंगे कि आदमी पूरे जिंदगी उनका ब्याज ही भरता रह जाएगा, कभी उसका असल नहीं पूरा होगा। मैंने क्लोजली देखा है ऐसे लोगों को अपने जीवन में, कि हम लोग भी कभी कभी ऐसी परिस्थिति में आए हैं कि इस तरह के व्यक्तियों में फंस गए हैं, और इनके पास संघर्ष के दिनों में जो हम लोग 10 रुपये लिए थे तो हम लोग उसको कम से कम 100 रुपये लौटाए, ठीक है ना। तो ये हमारी लेंडर्स है, ये हमारी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, कीड़े पड़े उनको। खैर, देश भर के मनी लेंडर्स को कीड़े पड़े क्योंकि बहुत शोषण करते हैं। 27% कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यस दिस इज द मेन थिंग। सोसाइटी का मतलब ये है, हम 10, 20, 25, 50 लोग मिल करके एक समूह बना लेते हैं, और सबने एक निश्चित राशि तय की कि हर महीने हम लोग 2-2 हज़ार डालेंगे। 15 लोग हैं, 2-2 हज़ार डाले तो 30,000 हो गया। अब इसमें आप कहीं से निकली गरीब दबी कुचली आई हमारे पास, और आपने कहा कि यार मुझे 5,000 रुपये चाहिए थे, क्योंकि मेरे घर में ग्रॉसरी नहीं है, सामान नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, बच्चे की फीस नहीं, वगैरह वगैरह। तो हमने 30,000 में से हमने एक निश्चित अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको कहा कि ठीक है आप ले जाइए, आप अपने घर का खर्च चलाइए, इसके बदले में इतने समय में आप हमको इतना पैसा इस कमेटी को दे देंगे। तो ये तो हो गया, ये फिर भी बेचारे ठीक ठाक है मिला जुला करके। लेकिन 1% लैंडलॉर्ड का आप देखिए, अभी जमींदारी वाला सिस्टम अभी पूरा तरह से देश में खत्म नहीं हुआ है। जो एका भी बीच में के किसान बिल को लेकर के सब पेट्रोल मुंह में लेके घूम रहे थे, सब किसी को फूंक देते थे पेट्रोल उसके ऊपर, कुछ आधा से अधिक किसान उसमें थे ही नहीं, सब यही सब थे। ये बात जान लीजिए, असली किसान मैं तो एकदम मान ही नहीं सकता हूँ कि जो आदमी 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख का कर्ज लेकर के, किसान क्रेडिट कार्ड लेकर के खेती कर रहा है, वो दिन भर जाकर के दिल्ली में जाकर के और आंदोलन करेगा। आंदोलन क्यों करेगा भाई? आंदोलन करने के लिए भी तो पैसा चाहिए। आंदोलनकर्ता किसान नहीं थे, वो किसानों में नेता होते हैं जो उनको, आपको याद है ना पहले का ज़माना, इंडिपेंडेंस डे वाला, उससे पहले वाला, आज वैसे भी 26 जनवरी है, कुर्बानी। तो ये था। तो बच्चों अब यहाँ पे आपको बहुत क्लियर इस ग्राफ पे 100% में आपको समझ में आया। इसका मतलब एक बात ये भी क्लियर है कि हमारी जो देश, हमारा जो देश है, इस देश में जो लोगों को कर्जा मिलता है, इनमें सिर्फ 25% या 20% या 10% ऐसे लोग हैं जिनको फॉर्मल सेक्टर से हेल्प मिलती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि फॉर्मल सेक्टर से हेल्प मिलना बड़ा मुश्किल है। फॉर्मल सेक्टर जल्दी हमको कुछ हेल्प नहीं करती है।
इनफॉर्मल सेक्टर ही ज़्यादा है और यही हम लोगों का ज़्यादा शोषण दोहन करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हो दीज आर द लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स etc. देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन which supervises the credit activity of lenders in the informal sector. There is no one to stop them from using unfair means to get their money back. यानी कि यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है कि इतने लोगों में से आप किसी से भी ले लो, ट्रेडर हो सकते हैं, रिलेटिव, फ्रेंड, अदर लोग हो सकते हैं, जो भी इस तरह के लोग हो सकते हैं, आपके साथी मित्र दोस्त हो सकते हैं। इनका मतलब ये है कि इनको कोई भी कानून रोक नहीं सकता है किसी भी तरह से। ये आपको उठा के ले जाएं, आपके नीचे बम रख दे या बम के ऊपर आपको रख दे, ये कुछ भी कर दे, इनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं। ये अपना पैसा आपसे झूठा खींच के मांग ले या चार चपेड़ा मार के ले ले या आपको रुला करके कैसे भी अनफेयर तरीके से आपसे पैसा लेंगे, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। इसके बच के रहिएगा, इनको रोकने वाला है ना, बाद में बताएंगे किताब है। अब ये देखिए, इसमें सरल तौर पे हम लोगों के समाज के 4 कैटेगरी को दिखाया गया। पहला कैटेगरी यहाँ पर देखिए बच्चों, ये लाइन को बड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ ब्लू जो है वो ये दिखा रहा है कि परसेंट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, और पर्पल दिखा रहा है फॉर्मल सेक्टर, यानी कि इसमें जहां जहां पर्पल कलर दिख रहा है वो फॉर्मल सेक्टर से लिया गया लोन है। अब चलिए इसको हम सरल भाषा में समझाते हैं। यहाँ पुअर हाउस होल्ड्स की बात कर रहा है, ये गरीब आदमी जो बिलो पॉवर्टी लाइन आता है, उसके घर में न छत है, न शरीर पे कपड़ा है, न कुछ है। अब ऐसा आदमी अगर बीमार होगा, परेशान होगा, तो अगर उसको 100 रुपये का अगर उधार चाहिए तो 100 में 85 रुपये, 85 रुपीज़ उसको हमेशा यही मनी लेंडर उंडर दे करके उसका झोपड़ा वोपड़ा लिखवा लेंगे, काम खत्म है। अब आइए थोड़े से हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट्स, मेरे जैसे लोग जिनके पास थोड़ा बहुत कुछ काछ है, गरीब आदमी है, हम लोग भी, तो हम लोगों की ज़िंदगी बैलेंस चलती है, आधा बैंक से चलती है, आधा पड़ोसियों से चलती है, 50-50 है ना। अच्छा, इसके बाद थोड़े से और अच्छे लोगों का ये एकदम जो कार वार लेकर के घूम रहे, कार के नीचे जो सो जाते हैं, ऐसे लोग के जीवन में 72% जो लोन्स है वो उनको फॉर्मल सेक्टर से मिल जाता है कि हाँ भाई एक कार है, उसके नीचे सो भी सकता है, कभी भी जा सकता है, कहीं जा सकता है। ऐसे लोग घर में एसी लगा करके सो जाते हैं, ठीक ठाक लोग हैं, इनको बैंक देख करके कहती है चल भाई तू ले जा। हमने बताया था कि बैंक को आपकी क्रेडिट भी देखना है, कैपेसिटी भी देखना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कैपेसिटी भी। इन लोगों को भी थोड़ा बहुत इनफॉर्मल सेक्टर यानी फ्रेंड रेंट। अच्छा, यहाँ पे ये 53%, यहाँ 53%, 28%, 10% और 85% का मतलब हर बार मनी लेंडर ही नहीं है, रिलेटिव भी हो सकते हैं, आपके क्लोज एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो ये लोग, हमको तो नहीं लगता कि ये लोग जाएंगे किसी से ब्याज पे लेने के लिए, जो 28% है इनके रिश्तेदार पे ही ये गिरा देते होंगे, बम दे दे भैया, गिव मी द नेम ऑफ अल्लाह बाबा, किसी के भी नाम पे मांग लेते। तो ये हो गया 28%। नाउ बिकम रिचेस्ट लाइक मोदी अंबानी। इनके पास 90%, इनके पास जो भी कैपिटल होता है वो बैंक से ही ऑफिशियल तरीके से लेते हैं। हम आप जाएंगे 1 लाख 2 लाख मांगने तो बैंक देश भर का बहाना बनाएंगे, अंबानी पूरे बैंक में उठा ले जाएंगे अपने घर, उनकी रीपे कैपेसिटी अच्छी है, उनके पास भाई सब कुछ है। तो ऐसे लोगों के पास 90% जो होता है वो फॉर्मल सेक्टर से लिया गया उधार होता है। जितनी बड़ी कंपनियां या इंडस्ट्रीज उनके पास जो 90% उनके वर्किंग कैपिटल है वो फॉर्मल सेक्टर से आता है, मतलब ये बैंक भी देते हैं, उनको 10% इधर उधर की जरूरत पड़ती है। तो तुम क्लियर समझ लीजिए क्या, ये देखिए यहाँ अमीरों के पास ये 10% है, गरीबों के पास 85% है, यानी कुल मिला के हमारे देश में 75% टाइम्स अमीरों से हमारी जिंदगी बदतर है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे। अभी देखिए पुअर हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है। जो एक इंडिविजुअल को हम लोग पुअर कब कहते हैं, जब उसके पास हाउस होल्ड में मतलब किसी भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है पॉवर्टी लाइन के, मतलब खाना बनाने के लिए बर्तन नहीं है, बर्तन है तो गैस नहीं है, गैस है तो आग नहीं है, आग है तो चूल्हा नहीं है, चूल्हा है तो वो खुद नहीं है, ऐसे लोग गरीब बिलो पॉवर्टी। अब दूसरा उसमें केस था एसेट्स इन हाउस होल्ड, मतलब ठीक है ऐसे लोग हैं जिन लोगों के पास घर में मतलब थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस है, कुछ रिटायरमेंट का अकाउंट है, कुछ सेविंग बैंक अकाउंट है, कुछ हल्का फुल्का सेकंड कैटेगरी पर अपने आप को रखी थी, देख के लगता भी थोड़ा बहुत है, लोग तो इसको लेकर के जी लेते हैं। तो ये कुल मिला करके ये आपकी कैटेगरी, और फिर इसके आगे की रिच क्लास की कैटेगरी, इसमें बहुत कुछ खास नहीं है। अब इन सारी चीजों में जन्म होता है सबसे महत्वपूर्ण चीज स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। फ्रेंड्स, इसका कॉन्सेप्ट जो है ये बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक से सक्सेसफुल होने के बाद लिया गया था। इसको हम लोग आपको फर्दर दिखाएंगे, इस कहानी का समापन होने वाला है, अंतिम क्षणों में हम लोग चल रहे हैं। तो ये एक इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू फाइंड वेज टू इंप्रूव द लिविंग कंडीशन एंड दे आर जनरली सेल्फ गवर्न्ड एंड पीयर कंट्रोल्ड।
हम 10-20 दोस्तों का एक ग्रुप बना लें और हम सब ने मिल करके तय कर लिया कि हम लोग इतने इतने पैसे इस ग्रुप को बनाने में अपना अपना जमा करेंगे। कोई 50,000 दिया, कोई 20,000, कोई 30,000, कोई 1 लाख, और करके इकट्ठा कर लिया 10 लाख रुपए। उन्होंने बोला यार ये 10 लाख रुपया तो इकट्ठा हो गया, हम सब तो 10, 20, 50,000 के लायक थे। ध्यान दीजिएगा, हम तो 10, 20, 50,000 के लायक थे, हम लेकिन 20 लोगों ने मिलकर 10,000 दे करके इसको 2 लाख का समूह बना दिया। अब हम 20 में से अगर 19 जो है नॉर्मल लाइफ अपनी जी रहे हैं, कमा रहे, खा रहे हैं, और 20वां जो है उसकी इच्छा है कि मैं 2 लाख लेकर के कोई बढ़िया सा दुकान डाल लूँ, अपना कुछ अपना काम करूँ, तो वो बेचारे के पास कैपिटल तो है नहीं, कोलेट्रल के नाम पे कुछ है नहीं, क्योंकि 10-20 कमाने वाले के पास क्या कोलेट्रल रहेगा। तो ऐसे लोगों को हम लोग खुद ही हेल्प कर सकते हैं। उनको ना आरबीआई कंट्रोल करेगी, ना एसबीआई कंट्रोल करेगी, ना सीबीआई कंट्रोल करेगी, ना कोई कंट्रोल करेगा। ये लोग आपस में एक नियम बना लेंगे कि हाँ इतने पे हम तुमको दे दिए, तुम्हारी दुकान खुल गई, तुम ऐसे ऐसे करके दे देना। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था। ये कॉन्सेप्ट खास करके पुअर लोगों के लिए तो बहुत अच्छा था, लेस कमोडिटीज वाले के पास। अच्छा, people of similar economic and social background associate generally with the help of any NGO or government agency to try to resolve their issues and improve their। अब देखिए इसमें क्या है, आजकल बैंक भी बाबू प्रमोट करने लगा है सेल्फ हेल्प ग्रुप। बैंक क्या करता है कि गांव में पता करेगा, बैंक का जो भी ग्रामीण सेक्टर का बैंक होगा वो पता करेगा कि इस गांव में कितने लोग ऐसे हैं जिनका एक कमेटी और ग्रुप बना हुआ है जो ये फिनेंशियल लेन देन करते हैं और उनका ग्रुप अच्छा चलता है। जब बैंक को पता चलेगा कि ये ग्रुप बड़ा अच्छा चल रहा है तो बैंक क्या करेगी कि उसको, उस ग्रुप का जो लीडर होगा उसको 5 लाख दे देगी, कहेगी अब ये जाओ 5 लाख लेकर के गाँव में बांटो। ध्यान देने वाली बात है, ये लोग हेल्पलेस टाइप के लोग होते हैं, छोटे लोग होते हैं, मतलब बहुत माइनॉरिटी में होते हैं, शेड्यूल कास्ट के होते हैं, मतलब। और खास बात यह है कि ज़्यादातर लोग समाज के, वंचित समाज के लोग हैं, जो समाज से थोड़ा दूर हैं, बिल्कुल गरीब हैं, उनकी लिविंग कंडीशन एक जैसी है। क्या कह रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन एक जैसी, सोशल कंडीशन एक जैसी। तो ये लोग आपस में, जाहिर सी बात है कि मैं हूँ और मैं अगर एक बाइक से चलता हूँ तो मेरे फ्रेंड्स ऑलमोस्ट बाइक वाले मिलेंगे मुझे। रिक्शा चलाने वाले मेरे दोस्त हो सकते हैं इन सम सर्कमस्टांसेस, वैसे दोस्त तो कोई भी हो सकते हैं, सभी महान हैं इस देश में, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हर आदमी अपना एक, उसका एक कुनबा, एक उसका समाज होता है। उस समाज के लोगों में जहाँ वो पैदा हुआ, पला बढ़ा, तो ऐसे में बैंक या गवर्नमेंट एजेंसी भी उसको फॉलो अप करती कि नहीं यार ये तो ठीक है, यही का है, यही इसका खेत है, सब कुछ इन लोगों का यही है, इनको हेल्प कर सकते हैं, ये बड़ा अच्छा चीज़ है। लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप का सबसे बड़ा मकसद था फीमेल्स को या वुमेन्स को फिनेंशियली फ्रीडम देना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस तरह के कंडीशंस में जनरली जो उनके आदमी होते हैं वो पीने खाने वाले बेवड़े टाइप के बेकार लोग होते हैं। उन लोगों के जीवन का एकमात्र मकसद होता है पियो खाओ मर जाओ। ऐसे में घर पे पड़ी हुई औरत बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगी, उनका शिक्षा दीक्षा कैसे देखेगी, गरीबी की चरम पराकाष्ठा पे उसका जीवन होता है। ऐसी स्थिति में गांव की ही औरतें थोड़े थोड़े पैसे मिला करके बैंकों से और कुछ लोगों से हेल्प लेकर के वो समूह देती हैं और उस औरत को पैसा देती कि नहीं तुम जाओ घर में एक सिलाई मशीन खरीद लो, लोगों के कपड़े सिलना शुरू करो, इससे तुम 2 पैसे कमाओगे, धीरे धीरे करके हमारा पैसा भी देना, तुम्हारी लिविंग स्टैंडर्ड भी सही रहेगा। क्योंकि एक गरीब 1,000 का सिलेंडर लेने में परेशान हो जाता है, 3,000 का सिलाई मशीन कहाँ से लेगा। तो ऐसी स्थिति में ये फीमेल्स के लिए एक बहुत वरदान से कम नहीं है। बैंक वाला दुष्ट है ना सर। सेल्फ हेल्प ग्रुप इज ए ग्रुप ऑफ अबाउट 50-20 मेंबर, वही बात है, अपनी सेविंग्स को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। मेंबर्स, उनमें से कोई जो मेंबर है उसमें से लोन ले सकता है। उनके ग्रुप का एक डिसाइडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, 2%, 3%, 4%, 5%, थोड़ा सा। अब ऐसा नहीं 100% हो जाए। और इसमें मतलब कोलेट्रल का कोई डॉक्यूमेंट ना होने का झंझट खत्म। घर रखो, टीवी रखो, फ्रिज रखो, ऐसा कुछ। दे क्रिएट ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेंबर। बहुत सारा अपॉर्चुनिटी देंगे, अचार का फैक्ट्री डालना, कोई छोटा मोटा जो भी कर सकते हो। और ये एक हमारे ग्रामीण समाज के, ग्रामीण संगठन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइए हम लोग इसके लिए एक हम लोग छोटा सा एनसीईआरटी का रुख करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की वो कहानी। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश is one of the biggest success stories in reaching the poor to meet their credit needs at reasonable rates। यानी कि क्लियर बात है, बांग्लादेश की ग्रामीण बैंक ने यह साबित कर दिया कि वह लोग जो बेहद ज़रूरतमंद हैं उनको कम से कम ब्याज दरों पर उनकी हेल्प कैसे की जाए। Started in the 1970s as a small project, Grameen Bank in October 2014 has reached over 8.63 million members। ध्यान दें,
1970 में एक जो छोटे से प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू हुआ था, कोई नहीं जानता था कि 2014 आते आते उसमें 8.6 मिलियन लोग उसके मेंबर्स हो जाएंगे। और वो तकरीबन एक गांव से जो शुरू हुआ है वो 81,390 विलेजेस तक, मतलब ऑलमोस्ट 82,000 गांवों को मान लीजिए वहां तक वो पहुंच जाएगा। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बोरोवर्स आर वुमेन एंड बिलोंग टू पूरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जैसा कि मैंने कहा कि ग्रामीण बैंक में इस तरह में सबसे ज्यादा औरतें हैं और ये सारे लोग वैसे इस तरह से हैं सोसाइटी दबे कुचले हम जा रहे हैं। These borrowers have proved that not only the poor women reliable borrowers, मतलब उन्होंने एक ये बात भी प्रूव किया कि ऐसा नहीं है कि जिनके पास बहुत सारा कोलेट्रल है, बहुत सारी कैपेसिटी, वही रिलायबल होते हैं। गरीब लोग भी ईमानदार होते हैं, रिलायबल होते हैं, विश्वसनीय होते हैं उन्होंने, but that they can start and run a variety of small income generating activities successfully। और यहाँ से उन लोगों ने अपने जीवन में जो भी है पापड़, चिप्स, मसाला बनाना। अब देखिए यहाँ पे 2006 में नोबेल प्राइज के एक रेसिपिएंट थे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, जो ग्रामीण बैंक के फाउंडर थे। उन्होंने एक कॉलम लिखा, इफ क्रेडिट कैन बी मेड अवेलेबल टू पुअर पीपल ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस। यदि एक गरीब आदमी को भी उधार के पैसे मिलने के लिए टर्म्स और कंडीशंस बना दी जाए दैट आर एप्रोप्रिएट एंड रीजनेबल, यदि वो उचित हो, जैसे एक उचित इतना कि वो आराम से दे सके, ले सके, अपने जीवन का गुजारा कर सके, तो millions of small people with their millions of small pursuits can add up to create a biggest development wonder। और वहां पे आप देखेंगे कि जैसे एक छोटी सी माचिस की कंपनी करोड़ों का कारोबार करती है सिर्फ 1 रुपए के माचिस से, उसी प्रकार से जब आप छोटे लोगों को कम नियम शर्तों में, आपने देखा होगा हाल के दिनों में कोविड के बाद स्टेक होल्डर्स को, सड़क पे जो ठेला वाला चलाते हैं उनको एक योजना के तहत 10-20 हज़ार गवर्नमेंट की तरफ से बिना कोलेट्रल के दिया गया, बैंकों ने बांटा कि ताकि आप अपने दुकान को फिर से चला सको, सब्जी खरीद सको, जो भी है। तो ये सब चीज़ें सोचिए, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होता है, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होता है। एक समय में भारत में सभी समान थे, हम सभी के बीच से निकल करके बांग्लादेश ने बहुत कम समय में अपने आप को डेवलप्ड की कैटेगरी में ला करके रख दिया है, सिर्फ अपनी सोच की वजह से। जिस देश में गरीबों की नहीं सुनी जाती है, जिस देश में गरीबों की आवाज को दबाया जाता है, जिस देश में गरीबों के सपनों को कमजोर किया जाता है, ऐसे देश का आर्थिक विकास जीवन में सदियों तक, कई पीढ़ियों तक पॉसिबल नहीं है। हमें इस चैप्टर को देखने और समझने के बाद जरूरत है इस बात को समझने के लिए कि क्रेडिट अच्छा भी है, बुरा भी है। अगर क्रेडिट हमारी इनकम से ज्यादा है तो बुरा है, और क्रेडिट अगर हमारे इनकम से कम या बराबर है तो उचित है। हमारे सपने को पूरे करने में और हमारी उम्मीदों को पंख देने में ऐसे क्रेडिट्स हेल्प करते हैं। इसके साथ ही साथ इस चैप्टर में हमने जाना कि बैंक में डिपॉजिट्स हम किस प्रकार से कर सकते हैं, कितने प्रकार के डिपॉजिट्स होते हैं, चेक का सिस्टम क्या होता है, चेक किसे कहते हैं, डिमांड ड्राफ्ट किसे कहते हैं, ये चीज़ें हमने जानी। इसके साथ साथ हम लोगों ने फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स के विषय में देखा कि हमारे समाज में किस तरह से फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स छाए हुए हैं, फॉर्मल सेक्टर हमें किस प्रकार से देता है, इनफॉर्मल सेक्टर हमें किस प्रकार से देता है। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा प्रयास था क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मनी एंड क्रेडिट आपको समझाने का। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप निश्चित तौर पे इसे अपने दोस्तों तक भी रिकमेंड करेंगे। मिलते हैं ज्योग्राफी की अगली वीडियो में। थैंक यू।